हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है पहले वो पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ उसका मतलब। When atoms of elements combines to form molecules, a force of attraction is developed in between them atom, which holds them together. This force is called as chemical bond. एक बात याद रखो, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, हम कोई भी एक एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम है। अगर वो हाइड्रोजन का एटम किसी दूसरे एटम के साथ, अगर वो उसको किसी दूसरे एटम के साथ पास में लाएंगे तो क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ जुड़ के ये क्या बना लेगा, एच और एच मिल के क्या बना देगा, एच बॉन्ड बना लेगा। एक एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में लग जाएगा। मतलब कि फोर्स क्या होता है, किसी ने H2 बन जाएगा ये। ठीक है, पहले क्या थे, हाइड्रोजन के एटम अलग अलग थे, जैसे ही उनको हम आपस में पास में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपस में चिपक जाएंगे। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो आपस में होल्ड टुगेदर हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलोगे, केमिकल बॉन्ड। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलोगे आप, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, या फिर सिंपली बॉन्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको इन जनरल क्या बोलते हैं, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds together two atoms, which holds two atom together to form a molecule। दो एटम को जोड़ के रखने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलोगे, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अभी एटम पहले अलग अलग थे, मिलके जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो चीज़ मिलके बनेगी, इस ग्रुप ऑफ एटम, इसको क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहले ये क्या थे, एटम्स थे, अब क्या बन गए, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए दो एटम को पास में आना चाहिए और पास में बने रहना पड़ेगा उनको, ये नहीं कि एक बार पास आए फिर वापस चले गए। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से चिपके रहते हैं उसको क्या बोलोगे, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अभी जैसे कि आपने एग्जाम्पल सुना भी होगा, जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। O2 में एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ क्या जुड़ जाता है, जुड़ जाता है आपस में। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों को एक साथ O2 लिखते हैं। ठीक है, अब द फिनोमिनन बाय विच वेरियस एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर, और जिस फिनोमिना की वजह से, जिस भी फिनोमिना की वजह से ये एटम एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलोगे, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक बात है, उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अभी हम आगे करते हैं। आगे इसमें आप कर लीजिए, ये यहाँ पे लेविस सिंबल दिए हुए हैं, लेविस सिंबल और डायग्राम। इसका इसका मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं हाइड्रोजन का लेता हूँ, इसमें लिथियम का लिया हुआ, चलो लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, कैसे करेंगे, 1s2 2s1। अब बताओ, इसमें पहले वाले ऑर्बिट में, A1 को देखो, 1 वाले ऑर्बिट में दो दो हैं, दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑर्बिट वाइज अगर लिखें तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 हैं, दूसरे वाले में 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। ये ऑर्बिटल वाइज लिख रखा है, यहाँ पे ओनली ऑर्बिट के लिए लिखेंगे हम। और मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे सोडियम हो गया, 11 होता है इसका, 1s2 2s2 2p1 3s 3p6 3s1। इसमें आप देखोगे जो 1 ऑर्बिट के जितने भी ऑर्बिटल हैं, इसमें कितने हैं, 2। 2 के कितने भी हैं, 2 में s भी आता है p भी आता है, 2 में टोटल कितने आएंगे, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, और 3 में कितने हैं, 1। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में 2 8 और 1 भी लिख सकते हैं। ये ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, 2 8 और 1। ठीक है, अभी जैसे कि क्लोरीन लिख देता हूँ, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 में क्या आएगा, 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, इसमें आप देखोगे पहले वाले ऑर्बिट में, ऑर्बिट की बात हो रही है, 2 हैं। दूसरे वाले ऑर्बिट में टोटल कितने हैं? 8 हैं। तीसरे वाले में कितने हैं आपकी बार? 7। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऑर्बिट वाइज अगर लिखें 2, 8 और 7 लिख सकते हैं। क्लोरीन में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ऑर्बिट वाइज कि पहले वाले ऑर्बिट में 2, दूसरे वाले ऑर्बिट में 8, तीसरे वाले में 7। ठीक है, ऐसे काउंट कर करके। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप ये बात बताओ, लिथियम को जब हम ड्रॉ करेंगे तो लिथियम बीच में न्यूक्लियस होता है, ये पहले वाला ऑर्बिट इसके साथ ये दूसरे वाला ऑर्बिट। पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे यहाँ पे देख के बताओ? 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे गए, एक दूसरे का अपोजिट भर देंगे। ठीक है, दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने हैं? 1। अभी बताओ इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। फिजिक्स में आप करोगे अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा आपस में क्या करता है? एक दूसरे को खींचता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अभी बताओ पहले वाले ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज है और दूसरे वाले ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज है, तो कौन से वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? पहले वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये पास पास में है, इसका जो रेडियस है ये छोटा है। ठीक है, ये पास पास इससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो पहले वाले ऑर्बिट में है ये ज़्यादा चिपका रहेगा न्यूक्लियस से। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वाले ऑर्बिट के। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाले जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर है, इसलिए न्यूक्लियस का होल्ड इसके ऊपर बहुत वीक होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जो भी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, लिथियम लेविस सिंबल में कैसे लिखोगे? लिथियम पहले तो सिंबल लिखेंगे, एक डॉट लगाएंगे। इस सिंबल के आसपास हमको बस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही ड्रॉ करना है। लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सबसे बाहर वाले में इसमें चेक करो, 1 है। तो इसमें लिथियम के पास हमें एक डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सिंबल किस चीज़ का है? लेविस सिंबल बोल देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही सोडियम का लेविस सिंबल क्या आएगा? सोडियम। और सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 8 और 1। सबसे बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो सोडियम के आगे भी हम एक डॉट लगा देंगे, तो ये सोडियम का लेविस सिंबल है। ऐसे ही क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे देख के बताओ, 2, 8 और 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सबसे बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितनी डॉट लगेगी? 7। तो 2 2 के जोड़े बनाते जाओ, 2 4 6 और 1 अकेला बच गया। तो ये जो सिंबल मैंने बनाए हैं ये इस सिंबल को क्या बोलते हैं? लेविस सिंबल। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे याद रखना, अभी आगे काम आएगा। यस, नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है ऑक्टेट रूल। इसको बस समझना है इसका मतलब क्या है। ठीक है, बोलता क्या है ये? द एटम्स हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर शेल या फिर ऑर्बिट एंड अटेन ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस बाय एंट्रिंग इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन विद अदर एटम्स विच इन्वॉल्व्स लॉस, गेन और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कहने का? आप जैसे कि पीरियड हर एक एटम की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हर एक एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था, ये लिथियम, सोडियम और क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। इसमें जब लास्ट में आप देखोगे क्या इनके ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं? नहीं भरे हुए। क्यों नहीं भरे हुए? इसमें देखो क्या है, 2s1 है ये। अगर 2s2 हो जाता और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे तो ये पूरा फिल हो जाता। अभी ये फिल नहीं है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा अनस्टेबल है। अगर पूरा का पूरा भरा जाता तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता। ठीक है, इसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें जितनी जगह थी इसने पूरे भर लिए तो स्टेबल हो जाता। अभी ये स्टेबल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे 3s1 है। अगर s में 2 होते हैं, x में मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, तो s में अगर एक और हो जाता तो ये स्टेबल बन जाता। अभी ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, अभी इसमें देखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। आपको पता होगा p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी इसमें कितने हैं? 5। तो इसमें एक की कमी है, तो ये क्या है? अभी थोड़ा सा अनस्टेबल है।
एक और अगर आ गया तो इसके पूरे जितने भी कैपेसिटी है पूरी भर जाएगी, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेबल स्टेट। तो हर एक एटम क्या कोशिश करता है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने की कोशिश करता है, जो इसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीटली फिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फिल करने की कोशिश में वो कभी कभी क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन को कभी कभी लॉस कर देता है, दान कर देता है, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेता है। क्या करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पैदा करने के लिए। ठीक है, स्टेबल, और दुनिया में सारी चीज़ स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल हो गया तो मतलब वो रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेटिव बोलते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से कैसे स्टेबल बनेगा वो हम अभी आगे कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का आपको करना है। ठीक है, अभी रिवाइज करवा देता हूँ। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, 2 एटम को पास रखने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अभी केमिकल बॉन्ड 3 टाइप का होता है। पहला है आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले करते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहला है आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन क्या बोलती है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। मतलब कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, अगर दूसरे एटम में अगर बिल्कुल परमानेंट चला जाए, शिफ्ट हो जाए, तो उसके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एटम पास आएंगे उसको क्या बोलोगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको समझा देता हूँ कि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है और कैसे जाएगा। ठीक है, अभी आप एक बात बताओ, अगर कोई भी नॉर्मल जो कोई भी एक एटम है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब एटम क्या है, जितने एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तभी तो न्यूट्रल होता है। एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी एटम न्यूट्रल आएगा। लेकिन अगर ये बताओ, कोई एक एटम है, मैं ए से दिखा रहा हूँ एटम को। ठीक है, अभी तो नॉर्मल तो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल बोले तो 0 चार्ज है उस पर। अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अलग से निकल जाए, तो इलेक्ट्रॉन के इसके ऊपर कैसा चार्ज बचेगा, आपको कोई पॉजिटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पहले तो बैलेंस हो रखे थे। अभी एक नेगेटिव अगर निकल गया तो इसमें एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो बस अब एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसके पास कैसा चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और किसी भी एटम पे या ग्रुप ऑफ एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उस चीज़ को क्या बोलोगे, कटायन बोलते हैं। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी ये बताया था, उसको कटायन बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए तो। सेम ऐसे ही कोई एक एटम है, शुरू में न्यूट्रल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बजाय आपके पास इलेक्ट्रॉन ले ले, कहीं और से ले ले, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हो जाए, तब उसमें बताओ, पहले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर थे इसलिए न्यूट्रल था, अभी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो इसमें कैसा चार्ज, कौन सा चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक बात है, जब किसी एटम पे या फिर ग्रुप ऑफ एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अनायन बोल देते हैं। ठीक है, अभी आप देखो कटायन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, अनायन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और आपने फिजिक्स में किया होगा क्लास 10th में, 2 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कोई भी 2 अपोजिट चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज हैं, तो हमेशा अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है। तो बस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने की वजह से वह एक दूसरे के साथ पास में आएंगे, एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो ये ए और ए बन जाएगा। मतलब इसको हम बॉन्ड दिखा देंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, A2 बन जाएगा। तो ऐसे आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, 2 आयन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब 2 एटम पास में आते हैं तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों पास में आके एक सिंगल यूनिट बन जाएंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये वापस न्यूट्रल बन गया है। आई बात समझ में? ठीक है, अभी यहाँ पे यही दिया हुआ है इस पेज में। अभी आगे एक टॉपिक दिया हुआ है
फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अभी मैं आपको इस एग्जांपल से बता रहा हूँ। ये लगाओ, हम सोडियम क्लोराइड का वो बताना है। जो अपने घरों में नमक होता है जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, जो अपने घरों में हम नमक यूज़ करते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। NaCl फॉर्मूला होता है। इसमें कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। कौन कौन से एटम हैं? Na और Cl। जब Na की हम Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसमें जब क्या करेंगे, इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे ना, तो क्या आता है इसमें? 2, 8 और 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिट वाली बता रहा हूँ कि पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे, ठीक है। ऐसे ही, और ये न्यूट्रल होता है। नॉर्मली हर एटम न्यूट्रल ही होता है। क्लोरीन की जब लिखेंगे तो उसकी कितनी लिखी जाएगी? 2, 8 और 7। अब देख के आप बता सकते हो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। इसको स्टेबल करने के लिए इसमें किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की ज़्यादा है, अधिकता है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए तो 2 और 8 बन जाएगा, जो कि स्टेबल होता है, ठीक है। और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाए, ये 2, 8 और 8 बन गया ना, तो ये स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम होगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो सोडियम ऐसे लिखेंगे, उसके नीचे 2, 8, 1, ठीक है। एरो मारेंगे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा, निकाल देगा अपने अंदर से। तो बचेगा कौन सा चार्ज? उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसकी 2 और 8 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। ये बन गया हमारा कटायन। कटायन बन गया। सेम एक क्लोरीन है अपने पास, 2, 8 और 7। ये क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ा है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेगा। क्लोरीन लेके के बाद क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव बनाएगा। Cl नेगेटिव बनाएगा तो 2, 8, 7 था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 2, 8, 8। अब ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं अनायन। नेगेटिव चार्ज वाले एटम को अनायन बोलेंगे। अभी आपको पता है दोनों स्टेबल बन गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन गई है, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज आ गया है। सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज। और आपको फिजिक्स में किया ही होगा ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो भागेगा तो एक दूसरे के पास में आएंगे। NaCl, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब पास में आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो NaCl बना देंगे ऐसे। तो ये हमारा न्यूट्रल, वापस न्यूट्रल बन जाएगा और हमारा सोल्ट बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और वही इलेक्ट्रॉन दूसरे ने ले लिया। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन गया, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गया वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम कर ली। तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये एग्जांपल आप कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसके नीचे दिया हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसमें दी गई है आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स को क्या बोलोगे? आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है उसका? सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही है, सोडियम क्लोराइड। ये आयनिक बॉन्ड से बनता है ना, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड की खासियत क्या क्या होती है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक बात है। पहला याद रखना, आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होते हैं। और क्या है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो भी आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। तो उनको तोड़ने के लिए हमको बहुत हीट देनी पड़ती है, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तभी वो सॉलिड स्टेट से पिघल के लिक्विड में जाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत हमको टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दिस कंपाउंड, बस याद रखना, ये अपने नॉर्मल जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें तो बिजली को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में तो जीरो होती है, लेकिन मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में, पानी सॉल्यूशन स्टेट में, इनकी क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये, ठीक बात है। ये बस याद रखना। और क्या है? सोल्युबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से वाले सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं?
पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं। लाइक डिजोल्व लाइक दे दिस कंपाउंड आर, ये आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं, तो हैंस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, विच हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आप कर लो आयनिक रिएक्शंस। आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो मतलब तो वो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, आयनिक रिएक्शन शो करेंगे। दी आयनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ रिएक्शन इन आयन प्रोड्यूस इन सॉल्ट, मतलब क्या है, एक आयनिक कंपाउंड ले लिया हमने NaCl, दूसरा कंपाउंड ले लिया AgNO3। इसमें क्या दिखाया गया है, NaCl ले लिया, एक ये भी आयनिक कंपाउंड होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है NO3, ठीक है। इन दोनों जब पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्वस हो जाएगा, ये लिख देंगे। एक्वस का मतलब क्या है, इनको पानी में घोला गया है। जैसे ही आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलेंगे ना, तो ये जिन जिन आयन से मिलके बने होते हैं ना, ये आयन टूट के अलग अलग हो जाते हैं, ये ऐसे इसके ऊपर पूरे के ऊपर नेगेटिव ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव अलग हो जाएगा Cl से, ये वाला पॉजिटिव अलग हो जाएगा Cl से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव अब इस Na से जुड़ जाएगा, NaNO3। एक्वस का मतलब क्या है, पानी में, और AgCl के साथ जुड़ जाएगा, है तो अभी भी न्यूट्रल ही सब कुछ, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड बन जाएगा। मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शंस को जिनमें आयनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, आयनिक रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हो चुका है, अभी कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बोलती है, द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड क्या होता था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, वो होता था कंप्लीट ट्रांसफर। ये होता है म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब बराबर बराबर हिस्सा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2 में जैसे कि आपको देख के पता लग रहा होगा, इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं, 2। कैसे जुड़ते हैं वो बता रहा हूँ मैं। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे हम सिंगल डॉट दिखा देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका, ठीक है। तो अभी बताओ, हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन की जब भरते हो तो कितना 1s1 भरा जाता है। तो स्टेबल होने के लिए इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए ना, तो ये 1s2 बन जाएगा, जो कि कम्प्लीटली फुल हो जाएगा। तो इसलिए स्टेबल होने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम ये क्या करेगा, अपने जैसे एक और हाइड्रोजन के पास जाएगा, उसके पास भी एक की कमी है, इसके पास भी एक की कमी है, तो दोनों क्या करेंगे, अपने दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बीच में रख लेंगे, ठीक है, बीच में रख लिया। अभी जब इस हाइड्रोजन को जब काउंट करेंगे किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके दोनों काउंट हो जाएंगे। जब इस हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो इसके दोनों काउंट हो जाएंगे। मतलब जब इसको जरूरत होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेगा, जब इसको जरूरत होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, शेयर कर लिया अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। शेयर कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो शेयर करने से क्या हो जाएगा, अभी दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, तो ये शेयरिंग तभी तक कारगर रहेगी जब तक ये दो एटम पास पास रहेंगे। दूर चलेगा तो शेयरिंग चली जाएगी। तो जब तक कि एटम पास रहेंगे तो शेयरिंग होती रहेगी। तो इस शेयरिंग की वजह से जो दोनों एटम पास में आ रहे हैं, तो इसलिए इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आती है। अब इसमें ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये एक लाइन बना देंगे। तो एक लाइन का मतलब, एक लाइन में दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक लाइन बनती है। एक लाइन को सिंगल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, इस बॉन्ड के एंड पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन रखा है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये H2 बन जाएगा। आई बात समझ में। अभी दूसरा एग्जाम्पल इसमें दे रखा है क्लोरीन का, मॉलिक्यूल का। क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन जो गैस होती है उसका फॉर्मूला होता है Cl2, ठीक है। इसमें कितने क्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं, दो क्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं। एक क्लोरीन में अगर आप देखोगे तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 7। ये उसका ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अगर 8 हो जाएगा ना तो ये कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो एक की कमी है इसको, तो वैलेंस कितने हैं इसके पास, 7 है। तो 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। तो ये क्या करेगा, सेम टू सेम अपने जैसे दूसरे क्लोरीन को पकड़ेगा और क्या करेंगे, ये दोनों अपने वाले जो भी एक इलेक्ट्रॉन है आप बीच में रख देंगे, ठीक है। दोनों बीच में रख दिए। बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कुछ काम नहीं है, जिनकी शेयरिंग करवानी है बस उन्हीं का काम है, ठीक है। अब जैसे ही इसको
अपने ऑक्टेट पूरा करना होगा, तो इसके पास भी सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको पूरा करना हो इसके पास भी सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो इन म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से दोनों क्लोरीन के एटम पास पास में आ गए, पास पास चिपके रहेंगे। तो अब दो एटम पास में आ गए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से केमिकल बॉन्ड बना है तो इसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है तो इसको Cl2 दिखा देंगे, क्या, Cl2। आई बात समझ में। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस का O2 फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन को अगर देखोगे 2 और 6 ये होता है, तो इसमें 2 की कमी होती है, यहाँ पे 8 हो जाएगा तो फुल्ली फिल हो जाएगा। 2 की कमी तो 6, इसके पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6। तो ये क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन के पास जाएगा, जिसके पास भी ऐसे हैं, तो क्या करेंगे, 2 की कमी है ना इसको, तो आपके भाई 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना, इस इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना। तो ऑक्सीजन को जब बॉन्ड दिखाएंगे तो डबल बॉन्ड दिखाते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर रखे हैं ऐसे। ठीक है, तो O2 का मॉलिक्यूल ऐसा होता है। और O2 में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड, O2 में डबल बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो होती है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है लास्ट में HCl का। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है ये। ठीक है, ये एसिड भी होता है जब पानी में मिल जाए तो ये HCl जैसे आप दिख रहा है, ये कैसे बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 में से 6 ऐसे दिखा देंगे। एक हाइड्रोजन के पास जब म्यूचुअल शेयरिंग कैसे करेंगे, ऐसे। तब अब म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसको 2 ही चाहिए होते हैं, इसको 8 करने होते हैं, 8 भी आ गए, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है तो HCl सिंगल बॉन्ड बनेगा इसमें, तो HCl ऐसे बनता है। आई बात समझ में। तो ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। अभी हम आगे करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। सो ऐसे कंपाउंड जो कि कोवलेंट बॉन्ड से बनते हों, उन कंपाउंड्स को क्या बोलोगे, कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे कि भी हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, HCl हो गया, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। इनकी एक एक करके खासियत पढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट, अनलाइक आयनिक कंपाउंड की तरह ना होके ये कोवलेंट कंपाउंड नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ओनली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ओनली सॉलिड फॉर्म में। जबकि कोवलेंट क्या होते हैं, सॉलिड में भी करते हैं, लिक्विड में भी करते हैं और गैस स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बस याद रख लेना, इनमें क्या होता है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कोवलेंट कंपाउंड का वो अलग होता है आयनिक कंपाउंड से। ठीक बात है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई मैंने पढ़ाया था। अब की बार क्या है, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है। सोल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड सोल्युबल होते थे पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन उसके अपोजिट में जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं सोल्युबल किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। आई बात समझ में, ये बस याद रख लेना, नॉन पोलर या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल देते हैं इसको। ठीक है, और पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होंगे, इनसॉल्युबल होंगे पोलर में, ये नॉन पोलर में होंगे। और क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे कि हम देख सकते हैं जब कोवलेंट कंपाउंड जो भी होते हैं उनको जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये कोई भी फ्री आयन नहीं देंगे। जैसे उसमें मैंने बताया था ना, अगर NaCl है, NaCl को जब पानी में डिजोल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयन अलग दे दिया, नेगेटिव आयन अलग दे दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए तो हमको आयन ही चाहिए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट तभी होगा। ठीक है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में तो ऐसा कोई आयन होते ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है, देयर आर नो फ्री आयन इन कोवलेंट कंपाउंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, आगे क्या है, नॉन आयनिक रिएक्शन, तो इनमें कोई आयन नहीं होता तो ये कोई भी आयनिक रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट आयनिक रिएक्शन, बस इतना याद कर लीजिए। अभी आगे दे रखा है कंपैरिजन बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड, ये आपने 1 बाय 1 कर ही लिया है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा।
और कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये रखेगा और दोनों की शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स मिलती है इनके इनके एटम्स में। ए और बी में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें वो वीक अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इसमें लो होता है। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल किस में होंगे, पोलर सॉल्वेंट में, और कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है पोलर सॉल्वेंट का, पानी हो गया। ठीक है। और इसका बेंजीन हो गया। आयनिक कंपाउंड ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं किसमें, मोल्टन या फिर पानी वाले सॉल्यूशन में, डिजोल्व स्टेट में, और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। और आगे क्या कर लेना, बस ये कर लेना, दिस कंपाउंड अंडरगो आयनिक रिएक्शन, ये आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, ये आयनिक रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है। अभी लास्ट में आपका टॉपिक है मेटेलिक बॉन्डिंग करके। ठीक है। इस चैप्टर का ये लास्ट है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग आपको समझाने से पहले मैं हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेटल के जो एटम होते हैं वो पास में आते हैं, तो उस फोर्स को क्या बोलोगे, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक बात है। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने अलग अलग मेटल देखे होंगे, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये सारे जितने भी मेटल होते हैं इनके अंदर बनते तो सब कुछ मेटल एटम से ही है। तो इनके एटम भी जब आपस में पास पास आते हैं, तो जिस फोर्स की वजह से इनके मेटल के इनके एटम पास में आते हैं, उस फोर्स को क्या बोलोगे, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक बात है। अभी इसको किस टाइप से इसकी बॉन्डिंग होती है उसको समझाने के लिए एक मॉडल होता है, उस मॉडल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को समझने से पहले इसके दो मेन पॉइंट्स हैं। एक तो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दूसरा होता है केर्नल। ठीक है। अभी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको पहले से पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, कोई भी एटम है, एटम में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें, और क्या है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ऐसे। अब अगर मैं बोल दूं शुरू वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही भर रहा हूँ मैं। ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम का ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसमें जब पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, ये ऑर्बिट के अकॉर्डिंग भर रहा हूँ मैं। ठीक है। और ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग भरूंगा तो ये 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ऐसा कुछ भरा जाएगा। ठीक है। तो 1 में 2 हो गए, 2 में 8 हो गए, और 3 में मिला के दोनों 3 हो गए। तो ऐसे मैंने, और ये ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, तो पहले में 2 भरे जाएंगे, दूसरे वाले में 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, दूसरे में 8, तीसरे वाले में कितने भरे जाएंगे, 3, 1, 2, 3। ठीक है। तो अब ये देखो, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, उसको क्या बोलोगे, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। ठीक है। वैलेंस शेल बोल दो, वैलेंस ऑर्बिट बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है। सबसे बाहर वाले को बोलेंगे, और सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे डायग्राम से भी देख सकते हैं। ठीक है। ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब केर्नल क्या होता है, अब ये बताओ, किसी भी एटम में अगर हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को छोड़ के बाकी का जो पूरा एटम है, उस पूरे एटम को क्या बोलते हैं, केर्नल। तो केर्नल क्या होता है, एटम माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। अब ये बताओ, जो केर्नल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब
वैसे तो एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल एटम में से कुछ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए, माइनस कर दिए, तो जो एटम बचेगा, बचा हुआ एटम है, उसको क्या बोलोगे? कर्नल बोलोगे। तो कर्नल पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज? पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर बराबर थे, ठीक है, लेकिन अभी कुछ इलेक्ट्रॉन, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल के हमने अलग कर दिया, और जो बचा हुआ जो एटम है उसके पास कैसा चार्ज ज़्यादा हो गया? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तब ओवरऑल चार्ज कर्नल पे पॉजिटिव हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। बस ये याद रखो। अभी आगे ये दो चीज़ आपको पता लग गई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कर्नल। अभी इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के क्या होते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है? द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स मेटल आर अरेंज इन रेगुलर मेटल लाइक लैटिस। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घरों में जो तार होती है बिजली की, वो कॉपर की तारें होती हैं। कॉपर की तार कैसी दिखती है? वैसे होती तो सिलेंड्रिकल तार है, सिलेंड्रिकल तार होते हैं ना ऐसे। तो सिलेंड्रिकल तार में से एक छोटा सा पोर्शन अगर हम ऐसे जूम आउट करेंगे उसको, तो जूम आउट करेंगे तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो क्या दिखेगा हमको? जो भी ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल होते हैं, तो उनको हम बिल्कुल ही एक रेगुलर पैटर्न में हमने अरेंज किया हुआ होता है। हमने अरेंज किया होता है, तो ये नेचुरली ऐसे अरेंज होते हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस पे रेगुलरली ऐसे आगे जाते जाएंगे, और पूरी मेटल की ये रोड बनती जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव कर्नल होते हैं, पॉजिटिव, इनको क्या बोलते हैं? कर्नल। तो ऐसे ये अरेंज होते हैं रेगुलर मैनर में किसी भी मेटल की लैटिस में, ठीक है। ये हो गया। ईच कर्नल इज सराउंडेड बाय लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है? किसी भी एटम में कर्नल होगा, और कर्नल को छोड़ के उसके आसपास क्या होंगे? कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके आसपास ही होंगे। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आसपास होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आसपास होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके आसपास होंगे। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये लूजली बाउंड होते हैं। होते तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, और जैसे कि आपको पता है वैलेंस शेल क्या होता है? बिल्कुल दूर होता है, सबसे दूर होता है न्यूक्लियस के। तो सबसे ज़्यादा दूर होगा, तो उसमें पड़े हुए जो भी इलेक्ट्रॉन हैं सबसे लूजली हेल्ड होंगे, ठीक है ना। ईच कर्नल इज सराउंडेड बाय लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे हमने लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है? एज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से, कर्नल से, ठीक है। दे आर कंप्लीटली फ्री टू मूव इन मेटेलिक लैटिस। ये इतने लूज होते हैं, ये कंप्लीटली फ्री होते हैं। अब ये इसको छोड़ के घूमने के लिए यहाँ भी जा सकता है, ये इसको छोड़ने के लिए घूमने के लिए यहाँ जा सकता है। ये बिल्कुल फ्री होते हैं टू मूव, फ्री टू मूव होते हैं, कहीं पे भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकते हैं, इतने फ्री होते हैं ये, ठीक है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। मोबाइल का मतलब ये मोबाइल, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर इसमें दिखाएगा, ये कर्नल होते हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये हमको क्या दिख रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर सा है, मतलब सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं हर जगह, लेकिन बीच बीच में हमने क्या प्लेस किया हुआ है? पॉजिटिव कर्नल, ठीक है। इसलिए इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है। ठीक है, अभी ये मॉडल था मेटलिक बॉन्ड को समझाने के लिए कि मेटल के अंदर बॉन्डिंग होती कैसे है। कर्नल होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बहुत फ्री होते हैं, और ये उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, और फ्री होते हैं टू मूव करने के लिए। अभी हम आगे करेंगे लास्ट चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटलिक लशर। मतलब जो भी मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है? मेटल्स हैव लशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। लशर का मतलब क्या होता है? चमक। आपने देखा होगा कि कोई कोई मेटल चमकता है, सोना आपको लाइट में अब टेढ़ा करके देखोगे तो चमकेगा वो। तो सारे मेटल में कुछ ना कुछ चमक होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ये चमक क्यों होती है? मेटल्स हैव लशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। उनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वजह से लशर होती है। क्यों होती है? जब उन पर लाइट पड़ती है ना, तो जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और अपनी पोजिशन में ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करने लग जाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीलेट करने के बाद वो अपने अंदर से लाइट इमिट करते हैं, लाइट छोड़ते हैं। पहले एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ऑक्सीलेट करते हैं, उसके बाद लाइट इमिट करते हैं, छोड़ते हैं। वो लाइट हमको हमारी आंखों में पड़ती है, इसलिए हमको चमक दिखाई देती है, ठीक है। तो मेटल की लशर समझ में आया। दूसरी चीज़ क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो क्या बोला था मैं? मेटल्स हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है?
मेटल को जब हम बैटरी के नेगेटिव एंड से, यहाँ पे देखो आप, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब मेटल्स को हम बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ेंगे और पॉजिटिव एंड से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। सर्किट कंप्लीट कैसे करेंगे, नेगेटिव एंड्स को जोड़ेंगे तो ये एंड कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया। पॉजिटिव एंड को जोड़ेंगे तो ये किनारा पॉजिटिव बन गया। तो लेकिन सर्किट कंप्लीट होने के लिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, नेगेटिव में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव होने लग जाएंगे। तो इससे ये सर्किट ऐसा हमारा कंप्लीट बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हमारा करंट फ्लो करने लग जाएगा मेटल के अंदर से। इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बात है। अभी आगे दे रखा है मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को बोलते हैं थर्मल, ठीक है। दे आर थर्मल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी होती है। क्यों होती है, ये भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, कोई भी मेटल होता है, इसको मेटल लगाओ, इसके एक सिरे को जब हम गर्म करते हैं तो ये वाला हिस्सा तो गर्म हो जाता है। ये वाला गर्म हो गया तो ऑटोमेटिक ये वाला हिस्सा भी कुछ देर के बाद गर्म हो जाएगा। क्यों, गर्मी यहाँ से इस वाले एरिया में कैसे आई, क्योंकि जब यहाँ गर्मी पहुँची तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे मूव करने लग गए। किसी चीज़ को गर्मी लगी तो मूव करने लगेगा, यहाँ से मूव लगेगा तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को से टकराएगा, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले से टकराएगा। तो टकराते टकराते तो ज़्यादा जैसे जैसे मूवमेंट ज़्यादा होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे वो मूवमेंट यहाँ पे भी फैलती जाएगी। यहाँ पे भी हलचल मच जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। हलचल जैसी यहाँ पे मचेगी, इलेक्ट्रॉन मूव होने लग जाएंगे, एक दूसरे से टकराने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ देर के बाद ही गर्मी हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। व्हेन मेटल इज हीटेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जब जैसे ही मेटल को हीट करेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज करने लग जाती है। और वो जैसे ही एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मोर क्विकली मूव करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। और क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन को। ऐसे ही हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, हॉट साइड से कूल साइड में। अब लास्ट में ये दे रखा है आपको मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर मेटल को अगर हम हथौड़े से पीट के पतली शीट्स में अगर बना देंगे ना, कन्वर्ट कर देंगे, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। मतलब क्या है, व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन ए मेटल द पोजिशन ऑफ कर्नल इज चेंज विदाउट डिस्ट्रॉइंग द क्रिस्टल। मतलब क्या है, जब किसी भी मेटल को जब हम प्रेस करेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल क्या होता है, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होगा। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी, ठीक है। पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्जन इनटू शीट्स। और अगर मेटल को हम पीट के उसकी पतली पतली वायर बना दें, जैसे कि हम कॉपर की तार बनाते हैं, एल्यूमिनियम की तार बनाते हैं, जो अपने घरों में यूज़ होती है, तो वो कैसे बनाई जाती है, मेटल को पीट के उसकी पतली वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेटल की उस प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से वो पतली वायर में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलोगे, डक्टिलिटी। पतली शीट्स में बन जाए उसको बोलेंगे मेलिएबिलिटी, और पतली वायर्स में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलेंगे डक्टिलिटी। आगे दे रखा है हार्डनेस ऑफ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल हार्ड होते हैं। आपने देखा भी होगा, कॉपर की तार, एल्यूमिनियम के बर्तन, लोहा, ये सब हार्ड होते हैं। और ये हार्ड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उनके इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जिस भी मेटल में ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही हार्ड होगा, ठीक है। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये एलिमेंट, इनमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सॉफ्ट होते हैं। लेकिन कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मतलब क्या है उस बात का, दे कैन बी स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग। मतलब उनको हम खींच सकते हैं, मेटल्स को बिना टूटे वो खींची जा सकती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।